अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग खैरियत से होगे। आज का हमारा टॉपिक ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग जो है उसमें के अंदर किसी वैरायटी की डेवलपमेंट के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किए थे उनको डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। स्टेप्स आपके रिवीजन के लिए साइड स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म जिसमें evaluation and selection of parents थी, cross hybridization among selected parents, selection and testing of superior recombinants, testing, release and commercialization of new cultivars। ये एक स्कीम है जिसके थ्रू कोई भी वैरायटी डेवलप होने के बाद कमर्शलाइज होती है तो ब्रीडर्स जो हैं इस पूरे पूरे सेटअप को फॉलो करते हुए किसी वैरायटी के ऊपर अपना जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कंडक्ट करते हैं। तो आज डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, स्टेप्स कैसे कैसे कैरी आउट किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म की तरफ। जर्म प्लाज्म की डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो जर्म प्लाज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल अलील्स ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन अ क्रॉप एंड इट्स रिलेटेड स्पीशीज। तो किसी भी अगर पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं आप किसी पर्टिकुलर टाइप के जीन को, तो उसके जितने भी अलील्स उसके क्रॉप्स जो कल्टीवेट हो रही हैं उनमें डिफरेंट वैराइटीज़ में अवेलेबल हैं या उस स्पीशीज़ से रिलेटेड जो रिलेटेड स्पीशीज़ हैं उनमें जो अलील्स मौजूद हैं उन सब की कलेक्शन आपने करनी है इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, जो भी है उसको आप अपने पास कलेक्ट करोगे। फर्स्ट स्टेप ये है और उसके बाद आप अगले स्टेप्स की तरफ जाओगे। तो इन जर्म प्लाज्म में जो कॉमन हमें सीड वैराइटीज़ या प्लांट्स कलेक्ट करने होते हैं उनमें कल्टीवेटेड इम्प्रूव वैराइटीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी वैराइटीज़ किसी भी क्रॉप की किसी प्लांट की अवेलेबल है मार्केट में उन्हें आपने कलेक्ट करना है। सेकेंडली उसमें इम्प्रूव वैराइटीज़ दैट आर नो मोर इन कल्टीवेशन, ऐसी इम्प्रूव वैराइटीज़ जो ओल्ड हो गई हैं और वो अब कल्टीवेशन में नहीं आती, उनसे बेहतर वैराइटीज़ आ गई हैं तो उनको कम कल्टीवेट किया जाता है लेकिन वो फिर भी ब्रीडर्स के पास मौजूद होती हैं, किसी इंस्टीट्यूट के पास मौजूद हैं, तो उनको भी आपने कलेक्ट करना है, अपने जर्म प्लाज्म में लेके आना है क्योंकि वो उनमें भी ऐसा जीनोम मौजूद है, वो अलील्स मौजूद हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में। थर्ड वन इसमें आ जाता है ओल्ड लोकल देसी वैराइटीज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके पास होनी चाहिए जो लोकल फार्मर्स के पास अवेलेबल होंगी, इनको भी आपने कलेक्ट करना है और इन्हें भी अपने जर्म प्लाज्म का हिस्सा बनाना है। और फोर्थ वन इसमें हमारे पास प्योर लाइन्स आएंगी जो ब्रीडर प्रोड्यूस कर रहे होंगे, अभी कमर्शलाइज नहीं हुई होंगी तो एक्सपेरिमेंट्स में अगर होंगी तो उन प्योर लाइन्स को भी आपने ब्रीडर से कलेक्ट करना है। और वाइल्ड स्पीशीज़ जो हैं जो उन क्रॉप्स से रिलेटेड स्पीशीज़ की वाइल्ड स्पीशीज़ हैं जो कल्टीवेट नहीं होती लेकिन वो अलील्स को कंटेन करती हैं, उन जीन्स को कंटेन करती हैं, तो उन्हें भी आपने अपने जर्म प्लाज्म में कलेक्ट करना है और क्रॉसिंग में ये यूज़ की जा सकती हैं। नेक्स्ट इसके बाद इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स है। जब आप अपना जर्म प्लाज्म कलेक्ट कर लोगे तो जर्म प्लाज्म को ग्रो किया जाता है और जर्म प्लाज्म को एवेलुएट करने के लिए उन प्लांट स्पीशीज़ में से वो डिज़ायरेबल कम्बिनेशन जो कैरेक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप उन सारे के सारे जितने भी जर्म प्लाज्म के ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के आपके पास वैराइटीज़ हैं, वो देसी हैं, वो इम्प्रूव्ड हैं या जो भी कल्टीवेट नहीं हो रही है वाइल्ड टाइप में, सबको सेपरेट सेपरेट ब्लॉक्स में ग्रो किया जाता है और उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है ताकि उनमें से वो डिज़ायर कम्बिनेशन वाले प्लांट्स को सिलेक्ट किया जा सकते। तो जब आप उनमें वो डिज़ायर ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उनमें से आप कलर की बेस के ऊपर, शेप की बेस के ऊपर आप उन सिलेक्शन करते हो। जैसे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ये पी की वैराइटीज़ हैं डिफरेंट टाइप्स की, कलर के हिसाब से इनको अगर कैटेगराइज किया जाए तो इस तरह के कलर्स आपको नजर आएंगे। अगर शेप के हिसाब से, सरफेस के हिसाब से अगर कैटेगराइज किया जाए तो ये डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी में अवेलेबल है। तो ये जर्म प्लाज्म अगर आपके पास पी का अवेलेबल है जो सारे जर्म प्लाज्म को आप सेपरेट सेपरेट ग्रो करोगे और उनके अंदर जो आपका टारगेट ट्रेट है, प्रोडक्शन इनहेंस करना चाहते हैं, प्लांट की हाइट बढ़ाना चाहते हैं या कुछ और जो भी है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसमें से पेरेंट प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे। वो कोई से दो ऐसी वैराइटीज़ हो सकती हैं जिनके अंदर आपको कैरेक्टर नज़र आ रहा होगा जिन्हें आप क्रॉस करवाना चाह रहे हो, तो उन डिज़ायर वैराइटीज़ में से आप पेरेंट्स की सिलेक्शन करोगे और वो पेरेंट प्लांट्स जो होंगे पेरेंट जनरेशन कहलाएंगी। उनमें वेरिएशन होगी, दोनों में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे जिन्हें आप कंबाइन करके हाइब्रिड वैरायटी क्रिएट करोगे। सो जो पेरेंट्स की सिलेक्शन होती है उनके ट्रेड की बेस के ऊपर होती है और उनमें कुछ ना कुछ डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं, यानी कि उनमें कोई ना कोई कंट्रास्टिंग फैक्टर्स मौजूद होते हैं जिनको आप अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन जैसे आपको पता है कि दो या दो से ज़्यादा प्लांट्स के दरमियान जो होती है क्रॉसिंग, डिफरेंट ट्रेड्स की क्रॉसिंग जो है
वो करवाई जाती है और वो ट्रेड्स को कंबाइन किया जाता है आने वाली प्रोजनी के अंदर। तो क्रॉसिंग के प्रोसेस से जो नई प्रोजनीज बनती हैं उनके अंदर दो डिफरेंट ट्रेड्स वाले जो पेरेंट्स होते हैं उनका क्रॉस मौजूद होगा, तो वो नई आने वाली प्रोजनी जो होगी वो दोनों पेरेंट्स के ट्रेड्स को कंटेन करेगी। हाइब्रिडाइजेशन में आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है उसमें इंट्रावराइटल हाइब्रिडाइजेशन आती है। अब इसकी कैटेगरीज हैं कुछ। तो इंट्रावराइटल हाइब्रिडाइजेशन जो है क्रॉस बिटवीन प्लांट्स ऑफ द सेम वैरायटी। अब सेम वैरायटी के अंदर जो हम क्रॉसेस बिल्ड करके नए हाइब्रिड्स क्रिएट करेंगे वो इंट्रावराइटल हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। उसके बाद एक और इसमें टाइप आती है इंटरवराइटल हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस में जो क्रॉसिंग होती है इंडिविजुअल के दरमियान वो डिफरेंट लाइंस या डिफरेंट वैरायटीज़ जो होंगी सेम स्पीशी की उनके दरमियान क्रॉसिंग करवाएंगे। इंट्रा में हम सेम वैरायटीज़ जो होती हैं प्लांट की उनमें क्रॉसिंग करवाते हैं, उन वैरायटीज़ में थोड़ी बहुत वेरिएशन होंगी तो हम उनकी क्रॉसिंग करवाएंगे। वाइल इंटर हाइब्रिडाइजेशन जो है, इंटर हाइब्रिडाइजेशन इसमें हम वैरायटीज़ जो डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ होती हैं उनमें उस स्पीशी के अंदर, सेम स्पीशी के अंदर जो डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं उनको क्रॉस करवा के हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं। एक और टाइप का इसमें हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस आता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में हम क्रॉस करवाते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ को हम आपस में क्रॉस करवाते हैं। टू डिफरेंट स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स को, पेरेंट्स जो होंगे वो दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते होंगे और उनसे जो हाइब्रिड बनता है वो कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करता है तो उसे हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा इंटर जेनरिक हाइब्रिडाइजेशन भी है जिसमें हम टू डिफरेंट टाइप के जेनरा के अंदर क्रॉसेस बिल्ड करते हैं तो उनसे हाइब्रिड्स क्रिएट करते हैं। सो इंटरस्पेसिफिक और इंटर जेनरिक जो हाइब्रिडाइजेशन है ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं और इनको कम प्रैक्टिस किया जाता है। कमर्शियली जो ज़्यादा प्रैक्टिस होती है वो इंटर वैराइटल और इंट्रा वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन है, ये दोनों प्रैक्टिस की जाती हैं। तो आपने क्रॉसेस करवानी है जो भी सिलेक्ट पेरेंट की है। अगर आपने वैरायटी में से पेरेंट्स को सिलेक्ट किया है तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा वो इंट्रा वैराइटल कहलाएगा, और अगर आपने डिफरेंट वैरायटी सिलेक्ट की हैं तो उसमें इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन के तौर पे वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद आता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सिलेक्टेड पेरेंट्स। अब जो पेरेंट्स आपने सेलेक्ट कर लिए हैं उनकी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे तो उस प्रोसीजर में आता है कि आपने सबसे पहले जो पेरेंट्स आपने सेलेक्ट किए हैं, डिज़ायर्ड पेरेंट्स, उनमें जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं उनके लिए उनको आपस में क्रॉस करवाओगे और उनमें होमोजाइगोसिटी को अचीव करोगे। हेट्रोजाइगस जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए सूटेबल नहीं होते तो उन्हें स्किप कर देंगे। तो होमोजाइगोस पेरेंट्स को बनाने के लिए हमें कंटिन्यूस सेल्फिंग करनी पड़ती है, सेल्फ पोलिनेशन करनी पड़ती है अप टू सेवरल जनरेशन्स। तो उसको बार बार हम सेल्फिंग करवाएंगे तो उससे पेरेंट्स के अंदर वो कैरेक्टर्स आ जाएंगे, पेरेंट्स के अंदर वो कैरेक्टर रिटेन हो जाएंगे जो जेनेटिकली प्योर होंगे, यानी कि वो होमोजाइगस होंगे, उनमें कोई वेरिएबल कैरेक्टर मौजूद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे है कि हिस्टोरिकली ये इवेंट मिलता है कि ये सेल्फिंग का प्रोसेस या सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस 7th जनरेशन तक कंटिन्यू किया जाता है, जहाँ तक अब जब तक कि हमारे पास ऐसी इनब्रेड लाइन्स ना आ जाएं जो कि जेनेटिकली प्योर हों, सेल्फ पॉलिनेटेड हों और जेनेटिकली प्योर हों, उनमें जेनेटिक मेकअप प्योर हो, तो इसकी बेस के ऊपर हम उन पेरेंट प्लांट्स के जो हैं उनके नेक्स्ट हाइब्रिड लाने के लिए उन पेरेंट प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसीजर है उसमें पहला जो हमने पढ़ा है कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स आ जाती है, डिज़ायर कैरेक्टर उसकी सेल्फिंग हम करते हैं अप टू 7 जनरेशन्स या 7+ जनरेशन ताकि हम जेनेटिक प्योरिटी उसमें अटेन करें। उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोसीजर में आता है, जब हम इसकी हाइब्रिड प्रोड्यूस करने जा रहे होते हैं तो हम उसमें मेस्कुलेशन का प्रोसेस करते हैं। मेस्कुलेशन बेसिकली रिमूवल है मेल पार्ट्स का, जो फ्लावर के अंदर जो उसके मेल पार्ट्स हैं, एंथस वगैरह हैं, बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा की मेच्योरिटी और एंथस की मेच्योरिटी से पहले पहले आपने रिमूव करना है उसके मेल पोर्शन को, ताकि उसमें कोई सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। आप क्योंकि जब हाइब्रिड बनाया जाता है तो उसकी क्रॉस पॉलिनेशन करवाई जाती है, तो उससे पहले पहले आपने उस फ्लावर के अंदर से मेल पार्ट को रिमूव कर देना होता है। जैसे इसको क्लिप किया करते हुए आपको नज़र आ रहा होगा कि मेल पोर्शन एंथस वगैरह रिमूव कर दिए जाते हैं ताकि इसमें सेल्फ पोलिनेशन का प्रोसेस ना रहे। सेल्फिंग हम पीछे जो हम डिस्कस कर रहे थे वो जेनेटिक प्योरिटी पेरेंट्स में अटेन की जाती है, इसलिए हम वहाँ सेल्फिंग करते हैं। जब पेरेंट्स के अंदर जेनेटिक प्योरिटी आ जाती है तो पेरेंट्स को जब हम ग्रो करते हैं
तो उसमें से जो प्लांट एज अ फीमेल प्लांट ट्रीट करना है उसके अंदर से मेल पोर्शन जो है जिसमें उसके एंथर्स मौजूद होंगे वो रिमूव कर दिए जाते हैं और उसमें सिर्फ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला जो उसका पोर्शन है उसको रहने दिया जाता है, जो उसका फीमेल पोर्शन है फीमेल के तौर पे, क्योंकि हमने इस प्लांट को ट्रीट करना है। बाकी जो उसके अंदर मेल पोर्शन है वो सारे का सारा रिमूव कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को इमेस्कुलेशन कहते हैं। जब आप किसी फ्लावर को इमेस्कुलेट कर देते हो तो उसमें चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके उसमें उसके पेटल्स को और सेपल्स को कट किया हुआ होता है, तो चांसेस होते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन कहीं से हो जाए। बाहर से जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सराउंडिंग में प्लांट पॉपुलेशन है, वहाँ से कोई पोलन आके इसके ऊपर लैंड ना कर जाए। तो उससे बचने के लिए आप बैगिंग करते हैं, उस फ्लावर को कवर कर देते हैं। इसके लिए पॉलीथीन बैग्स भी यूज़ होते हैं, इसके लिए बटर पेपर बैग भी यूज़ होते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के बैग्स आप उसके ऊपर यूज़ कर सकते हो, और उसको कवर करने से ये होगा कि वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। जब तक स्टिग्मा मैच्योर नहीं होती, जो उसका फीमेल पोर्शन है, जब तक मैच्योर नहीं होता, वो सेव रहेगा किसी भी फॉरेन एंथर को अटैच करवाने से। नेक्स्ट प्रोसीजर में आ जाता है, नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसीजर का है कि जब आप बैगिंग कर देते हो फ्लावर के ऊपर, तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, बैगिंग करने के बाद आपने टैग लगाना है। टैगिंग में इमेस्कुलेटेड फ्लावर से मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये कि किस डेट को आपने इमेस्कुलेट किया है और कब ये इसका स्टिग्मा आपको लगता है कि मैच्योर हो जाएगा, टाइम कौन सा था, आपने अर्ली मॉर्निंग किया है, लेट इवनिंग, किस टाइम पे आपने किया है, ताकि आप जब पोलिनेशन के लिए दोबारा से इस बैग को ओपन करोगे कब आपने ओपन करना है, ये सारी की सारी डिटेल आपने उस पर लिखनी है। और कोई इसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके पेरेंट के कैरेक्टर्स को वगैरह मेंशन करना चाहते हो तो वो भी आप उसके ऊपर मेंशन करोगे उसके टैग के ऊपर। टैगिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स को मेस्कुलेट करते हो तो आपको याद रहे कि कौन से फ्लावर को किस टाइम पे और कब किया था। तो इसलिए टैगिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसके बाद जब आप टैगिंग कर लेते हो तो जैसे ही टैगिंग करने के बाद आप वेट करते हो जो फीमेल पोर्शन है उसके मैच्योर होने का। फीमेल पोर्शन जब मैच्योर हो जाता है तो आप दूसरी वैरायटी जो है जिसका आप पोलन लेना चाहते हो, या तो डायरेक्टली फ्लावर ला के उससे पोलन जो है उसके ऊपर शेड कर दिए जाते हैं, या सेकेंड वे है कि आप उसके पोलन्स को पेट्री डिश में कलेक्ट किया जाता है। वो कलेक्ट करने के बाद कैमल हेयर ब्रश से वो पोलन जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं जो फीमेल फ्लावर है जिसे आप फीमेल पेरेंट के तौर पे ट्रीट कर रहे हो उसके स्टिग्मा के ऊपर। उस इसे आर्टिफिशियल पोलिनेशन कहते हैं। और उसके बाद दोबारा से इसको बैक कर दिया जाता है, इसके ऊपर बैग दोबारा लगा दिया जाता है ताकि जो आपने पोलन उसके शेड किए हैं सिर्फ वही उसके अंदर जाके फर्टिलाइजेशन कर सकें और आपकी डिज़ायर वैरायटी उससे क्रिएट हो सके। तो जब आप इस प्रोसीजर को कर लोगे तो इससे बनने वाले जो सीड्स होंगे, आर्टिफिशियल पोलिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन होगी, इससे बनने वाले जो सीड्स होंगे वो आपकी फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहलाएगी। अब उस जनरेशन को आप क्या करते हैं, सिलेक्शन टेस्टिंग के प्रोसीजर में लेके जाते हैं, जहाँ से आप उन प्रोसेस से आने वाले सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, आगे प्रमोट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप आ जाता है सिलेक्शन इन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स, और दूसरा होगा इसमें सिलेक्शन इन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स। क्रॉस पोलिनेशन अगर लेस देन 5% हो तो वो प्लांट स्पीशीज़ या वो क्रॉप स्पीशीज़ सेल्फ पोलिनेटेड के तौर पे कंसिडर होती हैं। मोर देन 5% जब उसमें पोलिनेशन होना शुरू हो जाती है तो वो क्रॉस पोलिनेशन की कैटेगरी में चले जाते हैं। सो लेस देन 5% होनी चाहिए आपके जो क्रॉप स्पीशी है उसके अंदर, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप को। तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर जब आप F1 हाइब्रिड बना लेते हैं तो उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट किया जाता है, रिपीटेड सेल्फ पोलिनेशन की जाती है ताकि जो सुपीरियर कैरेक्टर वाले उसमें पेरेंट जो प्लांट स्पीशीज़ मौजूद हैं वो होमोजाइगस जीनोटाइप के तौर पे सामने आए हैं। हेट्रोजाइगोट्स जो होंगे वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन वेरिएबल हो जाती हैं, लेकिन होमोजाइगस जो होते हैं उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन सेल्फ पोलिनेशन में होती हैं वो सिमिलर रहती हैं, कभी उनमें चेंजेस नहीं आते। सो इससे जेनेटिक प्योरिटी आपको मिल जाएगी और आपका सीड कभी वेरिएबल कैरेक्टर शो नहीं करेगा, उसमें जो उसके पेरेंट्स के कैरेक्टर होंगे वही होंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स के दौरान इसकी रिपीटेड सेल्फ पोलिनेशन की जाती है और हर दफ़ा जो वेरिएबल कैरेक्टर वाला प्लांट आता है हर जनरेशन में उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जो आपके डिज़ायर कैरेक्टर वाले प्लांट्स होंगे उन्हें प्रमोट किया जाता है। सेकेंड, सिलेक्शन इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में थोड़ा डिफरेंट होगा। क्रॉस पॉलिनेटेड में हेट्रोजाइगोट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हेट्रोजाइगोसिटी को उनके जीन्स में पाई जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए सुपीरियर जीनोटाइप्स जो होती हैं प्लांट्स की
उनको सेलेक्ट करके उनको आपस में क्रॉस ब्रेड करवाया जाता है, और हर दफ़ा जब उनसे हाइब्रिड क्रिएट किया जाता है तो उन सुपीरियर जीनोटाइप्स को ही आपस में क्रॉस करवाया जाता है जिनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है, ताकि उसमें जेनेटिक प्योरिटी को अटेन किया जा सके। जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती हैं उसमें से हम सिमिलर एक प्लांट के अंदर ही सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं, और सुपीरियर होमोजाइगस जीनोटाइप अचीव होने के बाद हमारे पास में जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रहती है, तो नेचुरली वो उसको मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन जो क्रॉस पोलिनेशन होती है उसमें सुपीरियर जीनोटाइप्स को हमेशा आपस में क्रॉस पोलिनेट करवाना पड़ेगा हमें, अदरवाइज़ कि कोई भी बाहर से कोई और पोलन आ जाता है तो हमारी जो वैरायटीज़ होती हैं वो कंटेमिनेट हो जाती हैं, उनका जीन मेकअप चेंज हो जाता है। तो इसको प्रैक्टिस करते हुए बड़े केयरफुली ये जो होते हैं रिकम्बिनेट उनको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है लास्ट जो इसमें स्टेप है, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू वैरायटीज़। तो जो न्यूली सिलेक्टेड लाइंस होती हैं जो इस प्रोसीजर से गुजरती हैं फोर्थ वन से, जब उनमें जेनेटिक प्योरिटी अटेन हो जाती है, तो न्यूली सिलेक्टेड जो लाइंस होती हैं उन्हें हम सबसे पहले रिलीज़ करने से पहले, कमर्शलाइज करने से पहले उनको रिसर्च फील्ड्स ट्रायल्स के में ग्रो किया जाता है। अगर वो वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो हम उन्हें सेकंड स्टेज पे लेके जाते हैं, उन टेस्ट हुई वैरायटीज़ को फील्ड ट्रायल, रिसर्च फील्ड के ट्रायल्स के बाद हम उन्हें फॉरवर्ड फील्ड्स के ऊपर ट्रायल में लेके जाते हैं। सो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल ट्रायल रिसर्च फील्ड में करने हैं उनके वैरायटीज़ के, और वहाँ उनके करेक्टर्स को ऑब्जर्व करना है कि उसमें फार्मर्स के लिए पोटेंशियल है, वो अच्छी प्रोड्यूस दे रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं उनसे अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि वो अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं तो फिर आप फार्मर फील्ड्स के ऊपर उसके ट्रायल करेंगे। और फार्मर फील्ड के ये ट्रायल्स होते हैं, इनको कंडक्ट करने के लिए आप डिफरेंट सीजन में 3 डिफरेंट सीजन तक इन्हें ग्रो किया जाता है, और डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक लोकेशन में इन्हें ग्रो किया जाएगा। कुछ उसमें सीड आप थल रीजन में ग्रो कर लोगे, कुछ आप सेंट्रल पंजाब में ग्रो कर लोगे, कुछ अपर पंजाब में ग्रो कर लोगे, कुछ सिंध वाली साइड पे, कुछ बलोचिस्तान में आप फार्मर फील्ड सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे उन्हें ग्रो करके देखेंगे कि पाकिस्तान भर में अगर ये आप वैरायटी उसे रिलीज़ करवाना चाहते हो तो वो कैसा परफॉर्म करती है डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के अंदर। और आपको लगता है कि किसी एक क्लाइमेटिक रीजन के अंदर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, दूसरे में नहीं परफॉर्म कर रही, तो आप उसे सिर्फ उस पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक लोकेशन के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। तो इसका पर्पज़ डिफरेंट सीजन्स तक ग्रो करने का ये होता है कि वो जो फार्मर फील्ड में जाने के बाद वो वैरायटी कैसा परफॉर्म करती है और डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद जब आप इस स्टेप से निकल जाते हैं तो आप उसका कंपैरिजन करते हैं बेस्ट अवेलेबल क्रॉप कल्टीवर्स। मार्केट में बहुत सारे कल्टीवर्स मौजूद होंगे, तो आपने अपनी डेवलप की हुई वैरायटी को उनके साथ कंपेयर करना है। अगर ये वैरायटी जो होगी, नया कल्टीवर जो होगा, ये मार्केट में मौजूद जो कल्टीवर्स हैं उनसे बेहतर परफॉर्मेंस देगा तो ही इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है मार्केट में, अदरवाइज़ फार्मर भी इसे नहीं परचेज़ करता, तो इसका जो यूज़र है वो उसे परचेज़ नहीं करेगा। उसमें कोई ना कोई ऐसा एडिशनल चीज़ हो ताकि फार्मर उसे एक्सेप्ट कर सके। लास्टली जब आप वो कंपैरिजन में अच्छी प्रोडक्शन दे रहा होगा तो आप उसके सीड्स जो होंगे वैरायटी के उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इन ट्रायल्स में से गुजरने के बाद आप समझते हैं कि वो हर इकोलॉजिकल रीजन में परफॉर्म कर सकती है वैरायटी, तो आप उसके सीड्स को वैरायटी के सीड को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद कमर्शलाइज कर देंगे, और लोकल फार्मर्स को अवेलेबल होगी थ्रू आउट द कंट्री, वो अपने फील्ड्स में उसे ग्रो कर सकेंगे और उस क्रॉप वैरायटी से वो अपनी प्रोडक्शन ले सकें। तो इसके एक एग्जांपल्स हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ इम्प्रूव वैरायटी जो पाकिस्तान में अब तक इम्प्रूव की गई हैं। वीट में उजाला, गलेक्सी, फखरे बखर, चकवाल 98, ये बहुत ही कॉमन सी वैरायटीज़ हैं जो काफ़ी फेमस हैं। बेसिकली ये प्योर लाइन्स हैं, तो ये वीट में ब्रीडिंग प्रोग्राम से डेवलप की गई हैं। राइस में एरीज 6, एरी 9, PS2, ये काफ़ी फेमस वैरायटीज़ हैं। शुगर केन में CPF 246 और HSF 242 ये पोटेंशियल वैरायटीज़ हैं। पीस में क्लाइमैक्स और मटर 2009 ये पाकिस्तान में डेवलप की हुई वैरायटीज़ हैं जो अच्छी प्रोडक्शन देने की कैपेबल हैं। तो ये वैरायटीज़ ब्रीडिंग प्रोग्राम से ही इस हाइब्रिडाइजेशन को प्रोग्राम को फॉलो करते हुए डेवलप की जाती हैं। ये आपको कुछ वैरायटीज़ नज़र आ रही होंगी, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ HYV जो है हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो पंजाब के अंदर रिकमेंड की जाती हैं और पाकिस्तान में डेवलप की हुई ये वैरायटीज़ हैं, जिनमें आपको डिफरेंट लोकल नेम्स नज़र आ रहे होंगे सिटीज़ के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से।
और सिंध के लिए सेपरेट हैं, KP के लिए सेपरेट हैं, बलूचिस्तान के लिए सेपरेट हैं। ये इसलिए डिफरेंट वैराइटीज़ हैं क्योंकि जैसे आपको मैंने लास्ट स्टेप में भी बताया था कि ड्यूरिंग फील्ड ट्रायल इनको डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन में चेक किया जाता है और जिसमें ये ज़्यादा पोटेंशियल अच्छी प्रोडक्शन ने उन रीजन में ग्रो करवाया जाता है। पंजाब में ये वैराइटीज़ अच्छा परफॉर्म करती हैं, वाइल सिंध में इनकी ये बेहतर है। KP के लिए डिफरेंट है, क्लाइमेटिक रीजन है, बलूचिस्तान का डिफरेंट है, तो जो वैरायटी जहाँ पे जैसा परफॉर्म करती है उसके अकॉर्डिंगली ही उसे हम प्रमोट किया जाता है। ओके बेटा, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।